Assalamu alaikum dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. आज एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। ये है चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर। बहुत जल्दी जल्दी से चैप्टर 1 खत्म हो रहा है। उम्मीद है कि आप इससे फायदा उठा रहे होंगे और अगर किसी किस्म की परेशानी है या कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में राइट जरूर कर दिया करें ताकि आपकी आरा से पता चल जाए कि हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में है और ये भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा एक टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जरा बेहतर तरीके से देखिएगा, आज ही आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स वेरिएशंस इन पीरियोडिक टेबल के बारे में होगा। अच्छा, इसके अंदर बात यह है कि बुक हमारे लिए लिख रही है वेरिएशंस इन आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है वो बेसिक नॉलेज को पहले से डिस्कस कर चुकी है क्लास 9th में। तो न्यू बुक के अंदर बेसिक नॉलेज है 9th में और 11 में उसका एडवांस नॉलेज है। तो आपने चूंकि शुरू से नहीं पढ़ा है, 9th नहीं पढ़ी है, जो अब नई बुक या न्यू बुक कह लो के या न्यू सिलेबस के हिसाब से आई हुई है, तो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा जो बेसिक भी है और बाकी जो एडवांस है वो तो हमारा हिस्सा है ही। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन को गौर से देखो। इसके अंदर बात यह आ रही है कि द एनर्जी नीडेड, एनर्जी की जरूरत है क्या करने के लिए? रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है, ठीक है, ताकि ये एनर्जी कहां से निकालोगे? गैसियस एटम से, यानी आजाद हालत में मौजूद। और ये जो एनर्जी है कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। इसको जरा दोबारा से एक दफा देखते हैं क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है। देखो, सपोज करो कि हमारे पास यहां पर एक न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द एक शेल है। ठीक है, ये शेल 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा वैलेंस शेल के बारे में बात करनी है। तो आप तसव्वुर करो कि आपके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी और तब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो अब आप देख रहे हो कैसे एनर्जी लेकर, यानी अब कह लो कि एटम ने एनर्जी ली और उसके बदले में वो क्या हुआ? थोड़ा सा डिस्टेबलाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया। इलेक्ट्रॉन इतना दूर चला गया न्यूक्लियस से कि अब वो उस एटम का पार्ट नहीं है। तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उस पर चार्ज आता है। तो यहां पर अब 2 3 चीजें इकट्ठी हो गई। एक तो क्या बात हुई कि रेडिएशन या एनर्जी एब्जॉर्ब, और इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? रिमूव या एमिट। और इसके अलावा हम ये कह रहे हैं कि जो पहले एटम था अब वो एटम नहीं रहा, बल्कि अब उसका एक नया नाम है, दैट इज कॉल्ड आयन। ठीक है, और अगर आयन पर एक चार्ज आए तो वो यूनी, और इलेक्ट्रॉन निकलने से आए पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव आयन बनेगा। तो आप यूं भी कह सकते हो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन टू मेक अ पॉजिटिव और यूनी पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये छोटी सी तारीफ थी। इसकी तारीफ को अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। बुक ने थोड़ा सा एडवांस लेवल पर लिखा है इसको, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के जुमरे में। मतलब आप अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने एक ही इलेक्ट्रॉन निकाला होगा और पहला इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी दी जाती है एटम को उसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बुक ने लिखी? तो देखें, इसमें लिखता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में कि द एनर्जी नीडेड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन आपने कौन सा रिमूव करना है? पहला वाला। अब यहां पर जो नई चीज आ रही है वो है 1 मोल ऑफ एटम। ये पुरानी बुक्स में नहीं था और शायद आपने भी ना पढ़ा हो। यानी एक्चुअली देखो, जब हम एनर्जी लिखते हैं ना तो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं डेल एच, एंथैल्पी चेंज ही बोलो उसको, या अगर हम यहां लगा देते हैं आई, अब ये हो गई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और अगर हमने यहां लगा दिया 1 तो ये हो गई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ये अभी बताएगा वो आपको। तो जब हम इसका यूनिट राइट करते हैं तो यूनिट राइट करते हैं किलो जूल पर मोल। अब ये जो मोल है ना, ये आपने बेहतर तरीके से समझना है। देखो, एक एटम बहुत छोटा होता है तो वो जो एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएशन, वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी, लेस, इतनी थोड़ी होगी कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते सिंगल एटम के लिए।
तो देखो जब डेफिनेशन की जाती है तो हम वर्ड एटम इस्तेमाल करते हैं, बट मोर कंसेप्चुअली हमें कहना चाहिए 1 मोल ऑफ एटम तो बेहतर होगा। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि एक एटम से तो एब्जॉर्ब या इमिट होने वाली एनर्जी काउंटेबल ही नहीं रहेगी क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी, 1 मोल का मतलब ये होगा, आप कह लो Na नंबर्स, Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर, और अगर किसी को भूल गया है तो 6.02 इंटू 10⁻23, यानी अगर इतने ज्यादा एटम्स होंगे जिनकी गिनती भी आपको नहीं आएगी, रातों का भी गिन के देखिएगा इतनी गिनती कहां तक पहुंचती है, तो इतने सारे एटम से जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी या कह लो इमिट होगी, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एनर्जी निकालेंगे, किसी में एटम में दाखिल करेंगे, पर 1 मोल एटम में दाखिल करेंगे तो तब वो एनर्जी काउंटेबल होगी और वो हम समझ सकते हैं। इसलिए यहां बुक ने बाकायदा तौर पर लिखा कि ये 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए है। फिर लिखता है एटम किसी एलिमेंट से होगा। याद रखो एटम ऑफ एलिमेंट भी लिखती है किताब और सिर्फ एलिमेंट भी लिखती है। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो एटम है, तो इसलिए एटम ऑफ एलिमेंट। तो कितने एटम्स लेने हैं आपने? 1 मोल। फिर आगे लिखता है इन द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट कहना इसलिए जरूरी है, देखो तसव्वुर करो कि आपके पास एटम अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और एटम्स भी हैं। अब आप एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तो अब क्या करोगे? जैसे इसको एनर्जी दोगे तो देने पर क्या होगा, वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग्स को तोड़ने के लिए और एटम आजाद होगा। और अगर अभी भी आप जारी रखोगे एनर्जी देना, तो फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा। अब मेरी बात बस समझ रहे हो कि आपने एनर्जी तो ज्यादा दे दी है लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी दरकार नहीं थी। इसलिए अगर आपने एग्जैक्ट वो एनर्जी मालूम करनी है विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, आपको पहले से ही एटम अलग कर लेना चाहिए, आइसोलेट कर लेना चाहिए, ताकि अब जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप एनर्जी दोगे वो सिर्फ वही एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन के लिए ही है। मतलब अब आप सही एनर्जी मालूम कर रहे हो। दैट्स व्हाई बुक राइट्स दैट इट्स द एटम शुड बी आइसोलेटेड, सिंगल। तो ये चीज आपने कॉन्सेप्चुअली याद कर लेनी है। इसके बाद आगे चलते हैं, वो कहता है 1 पॉजिटिव आयन, यानी जब जाहिर सी बात है एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज पॉजिटिव आएगा। एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज आता नहीं है, ये ऑलरेडी होता है, बस ये एक तरह का इम्बैलेंस हो जाता है चार्ज के दरमियान। यानी अगर आप ये समझ लो कि एक एटम है, उसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, वो बराबर हैं। अगर आप उनमें से किसी भी एक को घटाओगे या बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसके साथ से इम्बैलेंस हो जाएगा। सपोज कीजिए आपने एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ाना नहीं है, लेकिन एक्चुअली आपने एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ज्यादा दिखेगा। वही एटम है, उसमें कुछ नया नहीं हुआ, बस उसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो डिस्टर्ब हो गई है। प्रोटॉन अब ज्यादा है, इसलिए जितने ज्यादा हैं उतना चार्ज आ जाएगा। तो कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आता, शायद वो कहते हैं बाहर से कोई चार्ज आया। नो, चार्ज ऑलरेडी एटम में होता है, बस हम उसको इम्बैलेंस कर लेते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज निकल जाता है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो वहां पर दिखता है, और वही अब आयन बन गया है। जो पहले न्यूट्रल एटम था वो आयन बन गया है। तो ये मैंने आपको एक बेसिक सा नॉलेज दे दिया है कि इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या होता है और एनर्जी कैसे जो है ना वो वहां पर डील करती है किसी एटम के साथ। अब चलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन तो हमने कर ली है, तो आखिर में वो लिखता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन को कैसे आप शो करते हो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है जी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, वो कहता है एग्जांपल ले लेते हैं। देखो सपोज कीजिए आपके पास सोडियम था, उससे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, निकालने पर क्या हुआ, सोडियम आयन बन गया पॉजिटिव। यानी पहले अगर आप गौर से देखो तो उस पर चार्ज नहीं था, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये चार्ज का होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उससे पहले जो था वो चार्ज नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिखा 494 किलो जूल पर मोल। ये 494 किलो जूल पर मोल जो है ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये वो चीजें होंगी जो आपको आगे काफी सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हल करने में मददगार होंगे। इस तरह एक एग्जांपल और भी दी, देखो कैल्शियम जो है वो भी आपके पास मौजूद है, और कैल्शियम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक बात समझाऊं, वो क्या, सोडियम के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और फिर 8 है और फिर 1 है, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया ना, तो पहले शेल में 2 है और दूसरे में 8 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो यहां पर आपने एक बात दिमाग में रखनी है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि
पहले एटम में 3 शेल थे और आयन में 2 शेल हैं, ठीक है। इस तरह से एटम जब आयन बनता है तो उसका साइज छोटा भी रहता है। ये हमने डिफरेंट आयनिक साइज और एटॉमिक साइज में बात कर ली थी, तो ये यहाँ पे भी दोबारा से जहन में लेके आइएगा। जबकि कैल्शियम में देखो अभी 2 8 8 एंड 2, यानी इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने एक लॉस किया है। तो इसका आयन देखा जाए तो 2 8 8 1, यानी इसमें अभी भी 4 शेल हैं। पहले शेल में 2, फिर 8 और 1, यानी शेल रिमूव नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि शेल रिमूव हो और शेल रिमूव ना हो, यानी दोनों चीजें हो भी सकती हैं, हो और ना हो। ये आपका एक एमसीक्यू या एक कॉन्सेप्ट बेस बनेगा। अब सवाल ये है कि इसने एनर्जी का डिफरेंस क्यों है यहां पर? एनर्जी का इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए ना। तो सवाल का जवाब ये है कि देखो जितने, ये मैंने क्या लिखे हैं 2881 या 2882 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम में उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। और प्रोटॉन का मतलब न्यूक्लियर चार्ज है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है तो वो अपने शेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में हो और ऐसे एटम में हो जो पहले की निस्बत छोटा एटम होगा, ज्यादा हाई न्यूक्लियर चार्ज रखने वाला होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल का एक और जवाब दिया गया कि ये डिफिकल्ट क्यों है इलेक्ट्रॉन निकालना, या फिर जो एनर्जी है सोडियम से ज्यादा कैल्शियम की क्यों है। हालांकि कैल्शियम में तो 4 शेल हैं और दूर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है। तो मैंने बताया ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं और देखते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो जो कॉन्सेप्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का था वही सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का भी है। तो यहां पर देखो ये आपके पास क्या कहता है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इफ वी रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पॉजिटिव 1 आयन। अब जो पॉजिटिव 1 आयन है ना, ये पॉजिटिव 1 आयन का मतलब है कि यूनी पॉजिटिव आयन, यानी जिसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। अगर आप इसकी मिसाल अच्छी तरह समझ लो तो समझ लो ये जो हमने बनाए हैं ना, इस पर भी चार्ज पॉजिटिव है 1 कैल्शियम, और जो सोडियम है इस पर भी चार्ज 1 है। तो इसका मतलब है अगर इनसे मजीद इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, एक निकाला जा चुका है दूसरा निकाला जाए, तो फिर वो कहता है वी गेट द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और इसमें देखो 1 की जगह पे क्या लिखा है, 2 लिखा है। अब वो वही एग्जांपल दे रहा है जो ऊपर उसने कैल्शियम की दी थी। देखो भाई कैल्शियम पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव 1 चार्ज है, ठीक है जी, यानी यूनी पॉजिटिव हुआ। उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। निकाल देने के बाद इस पर अब क्या चार्ज आएगा, एक तो पहले था, एक और आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये देखो ये आपके पास बन गया Ca2 पॉजिटिव। और अब इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की वजह से लास्ट शेल भी रिमूव हो गया है, क्योंकि देखो मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि यूनी पॉजिटिव होने की वजह से उसका एक शेल तो रिमूव नहीं हुआ था, बट एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकालने पर अब 288 कॉन्फ़िगरेशन होगी और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालने पर शेल ही रिमूव हो जाएगा। और जो एनर्जी बनी है वो 1150 किलो जूल पर मोल है। यानी कि अब आप देख रहे हो, एक बात और भी याद रखना, अगर हम इन दोनों में मवाजना करें तो देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार थी वो कम है, और जो एक और यानी अभी भी इलेक्ट्रॉन एक ही निकाल रहे हैं, लेकिन अब जो निकाल रहे हैं तो वही ज्यादा एनर्जी लेकर, यानी एटम एनर्जी लेकर निकाल रहा है। ऐसा क्यों है? यानी ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि आप एक बाजार से कपड़ा खरीदो, सूट खरीदो, वो हो 1000 रुपए का, लेकिन अगर आप दोबारा आगे जाओ उससे कहो जी एक और सूट दे दो, तो वो सूट वो बजाय 1000 के देने के 3000 रुपए का दे रहा हो। तो देखो सूट तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ है कि कीमत बढ़ गई है? तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए सोचेंगे। देखो भाई, पहले मिसाल के तौर पर जो न्यूक्लियस था ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था। जैसे अगर हम मिसाल ले लेते हैं कैल्शियम की, 2882 20, कुल 20 प्रोटॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन्स थे। जब आपने उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब 20 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो नहीं निकाले ना, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो कम हो गई। अब प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है वो तो उसी ताकत से अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से कम इलेक्ट्रॉन्स में न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो डिवाइड होकर
इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसलिए जो पहले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया जा रहा था वो करना आसान था, या कह लो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान था। लेकिन अब दूसरी बारी में जब आपने ऐसा किया तो ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ टाइटली हेल्ड विद द न्यूक्लियस एंड नाउ द removal of electron is difficult, so more energy is required to do so। तो अब क्या हुआ है, ज्यादा एनर्जी इसलिए यहां पर एब्जॉर्ब हुई है क्योंकि टाइट इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उसी तरह ही काम करेगी जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट था। बस वही बात है कि इलेक्ट्रॉन पहले निकाल रहे थे फर्स्ट, फिर निकाला हमने सेकंड, और अब निकालेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्या लिखता है, कहते हैं रिमूवल ऑफ द थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन। यानी अब बात यह है कि कितने ईच आयन से क्या मुराद है। देखो हमने कितने एटम लिए थे, 1 मोल 6.02 इंटू 10⁻23। उन सबसे एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उन सबसे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि उन सबसे ही हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। और अगर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो +1 चार्ज आया था, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला था तो उससे ही यानी कि +1 से निकाला था। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर हम उस आयन से निकालेंगे जिस पर ऑलरेडी 2 पॉजिटिव चार्ज है। और इस तरह से जो इस वक्त हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या एटम आयन की फॉर्म में एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा वो कहलाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें आप गौर करोगे, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। आप कैल्शियम को दोबारा देखो, 590, 1150 और 4944, यानी कितना फर्क हुआ। अब यूं सोचो कि एक सूट है वो 500 रुपए का है, ऐसे रफ से कह लो, फिर वही सूट 1000 रुपए का है, फिर वही सूट अब 5000 रुपए का है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि सर इतना बड़ा गैप कैसे होगा, यही देखो अब आपको समझ में आएगी वो वाली बात जो मैं बता रहा था शेल्स की। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से रिमूव किया था तो उस पर शेल रिमूव नहीं हुआ था। फिर हमने जब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो शेल रिमूव हुआ, और अब बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए 8, यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम को या आयन को स्टेबिलिटी देता है, यानी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑक्टेट कंप्लीट कर चुके हैं, ऐसे कह लो, या यूं कह लो कि ये 8 का मतलब बिल्कुल नोबल गैस जैसा हो जाना है, जो रिएक्ट करना नहीं चाहते, जो इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं चाहते। तो इलेक्ट्रॉन अब वेरी टाइटली हेल्ड हो चुके हैं, एक शेल रिमूव हो चुका है। इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक तो वो एटम को डिस्टेबलाइज करेगा, हालांकि जो पहले आप निकाल रहे थे वो एटम को आयन की फॉर्म में स्टेबलाइज करने के लिए दरकार था। तो इसलिए एटम कैल्शियम के बारे में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे थे, सेकंड कर रहे थे, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, वो मोस्ट स्टेबल हो गया। लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म से निकाले टू डिस्टेबलाइज इट। दैट्स व्हाई मोर या मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द थर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप कहोगे सर, अगर ये तो बात हो गई कैल्शियम की, अगर हम बात करें सर किसकी, मिसाल के तौर पर सोडियम की, तो सोडियम में ऐसा होगा क्या। सोडियम में 494 के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखो सोडियम ऑलरेडी स्टेबल है। ये देखो सोडियम में अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 28, ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर इसकी सेकंड आयनिक एनर्जी मालूम करोगे तो वो इतना ही बड़ा गैप लेके जाएगी जैसे कि अभी कैल्शियम के मामले में सेकंड और थर्ड के दरमियान है, और सोडियम के अंदर वो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान होगी। ये जो एनर्जी गैप है ना, इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, वो कैसे है, वो ऐसे कि ये डिसाइड करता है कि एटम की वैलेंसी क्या होगी। अगर जैसे कि सोडियम के मामले में है, अगर फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के दरमियान बिग गैप होगा तो सोडियम का चूंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है तो वैलेंसी 1 होगी। इस तरह से कैल्शियम के मामले में सेकंड और थर्ड के दरमियान एक बिग गैप आ गया है, इसका मतलब है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने आसान रहेंगे, और इसलिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होगी। तो इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी ये सजेस्ट करेगी कि वैलेंसी क्या होगी या कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं। हमारे नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में तफसीलन दर्ज भी है। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट यहीं पर दे दिया है ताकि आगे चलकर आपको आसानी हो जाए। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर एक बात और बता दें, कहता है एवरी एलिमेंट
कैन हैव मल्टीपल आयनाइजेशन एनर्जीज। जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उतनी फर्स्ट, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ, फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स एटॉमिक नंबर। यानी सोडियम के लिए वैलेंसी 1 है, तो आमतौर पर उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि सेकंड नहीं पढ़ सकते, इलेक्ट्रॉन छीना जा सकता है, ठीक है, डिस्टेबलाइज किया जा सकता है एटम को, सारे इलेक्ट्रॉन भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आप देखते हो वैलेंसी 1, 2, 3, 4 होती है। इसके अलावा कुछ एलिमेंट की वैलेंसी 7 तक भी चली जाती है। तो इस तरह से डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जीज हो सकती है, मल्टीपल एनर्जीज भी कह सकते हैं, मल्टीपल वैलेंसीज भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलेंसी के साथ भी जुड़ा है। अच्छा, अब चलते हैं उन फैक्टर्स की तरफ जो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कि जिसके बदलने की वजह से क्या होगा, यह आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा या कम आपको दिखती है। तो ये बहुत आसान से मुश्किल नहीं है। तो जो आपके पास फर्स्ट है फैक्टर, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया हुआ है उनको न्यूक्लियर चार्ज के बारे में इल्म है, ठीक है, और वहां पे मैंने इसको काफी डिस्कस भी किया है। अब तक सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होंगे उतना ही ये आपको इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो देखो, ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्ट्रॉन्गर द अट्रैक्शन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमें पीरियड में दिखता है। यानी इसका मतलब ये है, कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, कि जितना हम अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज श्रिंक हो जाता है, लेकिन जब हम टॉप टू बॉटम करते हैं तो एटॉमिक साइज बल्कि बढ़ जाता है। हालांकि लेफ्ट टू राइट चलो या टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा इफेक्टिव कहां नजर आ रहा है, पीरियड में। तो पीरियड की बात होती है कि पीरियड में जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है उतना ही उस प्रोटॉन की तादाद का बढ़ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते हैं और क्या होता है, हाई एनर्जी, देयरफॉर हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, तो ये आपके पास एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर से आता है साइज ऑफ द एटम और आयन। यानी पहले न्यूक्लियर चार्ज एनर्जी पे कैसे असरअंदाज हो रहा था, अब बात हो रही है एटम और आयन। देखो, एटम जितना बड़ा होगा या आयन जितना बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्पर्स्ड होंगे उतना क्या होगा, उनको निकालना आसान रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है, मोर टाइटली हेल्ड नहीं है। तो जितना एटम का साइज या आयन का साइज छोटा होगा, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल यही बात यहां पे लिखी है, कहता है लार्जर एटम हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फारदर दूर होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस विच वीकन्स अट्रैक्शन, देयरफॉर लोअर आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, क्योंकि एटम बड़ा, साइज बड़ा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला ज्यादा, वीकर अट्रैक्शन, सो इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, लो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा, आगे नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में क्या है, एटम्स विद हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स आर मोर स्टेबल। ये कमाल की बात है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल। तो दिस स्टेबिलिटी इंक्रीजेस आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर इंस्टांस, ये मैं समझा देता हूं आपको किस तरीके से। कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे असरअंदाज होती है। इसके लिए सबसे पहले हमारी बुक ने दो एग्जांपल दी हैं, एक दी है नोबल गैस की और दूसरी दी है ऑक्सीजन की। ठीक है जी, तो नोबल गैस हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू देयर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स। देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, ये आगे की हुई है, थोड़ी सी समझाते हैं आपको। देखो, ऑक्सीजन के लिए अगर आपको ये करना आता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ठीक है, 2p अगर किसी को नहीं पता, p के बारे में पता होगा इस पीडीएफ। जो p होता है उसमें 3 डिजोनेट ऑर्बिटल्स होते हैं, या कह लें उसमें मजीद 3 ऐसे रास्ते होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। ठीक है, और हर एक रास्ते पर, या आप कह लो इलेक्ट्रॉन का एक घर है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का घर है 2px, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे कि देखो, इलेक्ट्रॉन रहता है एटम में, हम रहते हैं कहां पर, शहर में। फिर इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर रहता है सब शेल में, जैसे हम रहते हैं किसी कस्बे में, किसी गांव में या किसी टाउन में। और फिर इलेक्ट्रॉन उस टाउन के अंदर कहां रहता है, या समझ लो आप कहां रहते हैं, घर के अंदर। इस तरह इलेक्ट्रॉन का भी एक घर है। तो वो जो घर है, शेल, फिर सब शेल और फिर डीजनरेट ऑर्बिटल, वो ये है। तो बात यहां पर ये है कि लास्ट में पी को हमने, यानी पी को मान लो एक टाउन है और पी में जो घर है पी एक्स पी वाई पी जी। तो जो लोग ये बात जानते हैं तो गुड, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा मैंने बताया ताकि याद रहे। तो देखो, उसके 3 घर हैं, 2px
2py 2pz। आप लोगों ने यकीनन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ऑक्सीजन की तो वो ये पढ़ी होगी, कैसे 1s2 2s2 2p4। अभी जो 2p4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2p4, अब जो 2p4 है ना उसको बता रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, 2px में 2, 2py में 1, 2pz में 1। तो अब यहां पर आप एक बात देखो, दो इलेक्ट्रॉन एक और एक, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे पेयर्ड बोलते हैं, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो अनपेयर्ड बोलते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट आप ले लो किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन p3 में से जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो 2px में है, दूसरा 2py में है, और फिर 2pz के अंदर है। तो अब यहां पर आपको एक बात समझनी है, वो क्या, वो ये कि यहां पर 2px1 2py1 2pz1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना, जबकि यहां पर 2px2 2py1 2pz1 यानी यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है 2px2 में, स्पेशली इस जगह के ऊपर, यहां ये दो इलेक्ट्रॉन आपको समझने होंगे। देखो भाई, जब इलेक्ट्रॉन आजाद अकेला अपने एक घर में रहता है उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, जबकि अगर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हों तो उनके दरमियान एक रिपल्शन पैदा होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने में, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बन रही, लड़ाई हुई भी है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनको निकालना डिफिकल्ट, और फुल फिल्ड होंगे तो उनको, फुल फिल ना कहो, यहाँ पे आपको पेयर्ड होंगे तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। हाँ, अगर सारे के सारे पेयर्ड हो जाएं, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, तो फिर या ऑक्टेट कह लो या नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, फिर भी उनको निकालना मुश्किल होगा। अब इन्हीं चीजों को बुक ने थोड़ा सा एक्सप्रेस किया है इस तरीके से कि नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि दे हैव फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेल, तो उनके शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं, जबकि ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा दी है, हैज लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, लोअर का लफ्ज याद रखिएगा, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन द नाइट्रोजन। क्यों? वो बता दिया है, देखो मैं समझाता हूं कैसे। ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, जो पी ऑर्बिटल में नाइट्रोजन के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हैं, they make the nitrogen more stable, and in this way more energy is required, and you can observe the energies 1403 1400 और नीचे है 1300 तकरीबन, ज्यादा फर्क नहीं है बट फर्क समझ में आ रहा है, ठीक है जी, कि हाँ है। अब आपको फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया। अब चलते हैं मजीद आगे की जानिब। तो यहां पर आता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट से मुराद वही है कि अगर एक शेल है और उसके गिर्द दूसरा शेल है और फिर एंड सो ऑन, तो जितने अंदर की जानिब इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे, और इस तरह बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ ताल्लुक थोड़ा कमजोर होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो यही बात लिखता है, शील्डिंग बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, अगर अंदर के इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहे हैं, न्यूक्लियस को छुपा रहे हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से, तो रिड्यूसेस अट्रैक्शन, तो कमजोर हो जाएगी उनकी ताकत न्यूक्लियस से, देयरफॉर लोअर एनर्जी, तो या लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमें कम लगानी पड़ेगी। यानी बिगर एटम है, ज्यादा शेल है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, दैट्स व्हाई ऐसा होगा। स्पिन पेयर रिपल्शन, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना, आपस में इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बारे में बता रहा है किताब वाला। व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन द सेम ऑर्बिटल्स, ठीक है, दोबारा से दिखाता हूं मैं आपको। वो जिक्र कर रहा है कि when electron pairs in a same orbital, ये है जी ऑर्बिटल, इसको ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ना, ये पेयर्ड है, यानी यहां पर दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं। ये आगे देखो कि 2p1 2pz, तो ये आपके पास अकेले अकेले हैं, जबकि ये आपके पास पेयर्ड है। इसी के बारे में बात कर रहा है, कहता है एक ही ऑर्बिटल के अंदर अगर क्या होगा, पेयर हो जाएंगे, तो फिर वो कहता है देयर इज अ म्यूचुअल रिपल्शन makes it easier to remove an electron, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली मिसाल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, ये वही बात करेंगे। तो कहता है ऑक्सीजन हैज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स पी, ये रहा जी ऑक्सीजन के अंदर पेयर, ठीक है जी। फिर वो लिखता है विच लोअर इट्स आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि क्या हो गया, रिपल्शन होगी ना, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जबकि वाइल इन नाइट्रोजन हैज ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई देखो नाइट्रोजन में कोई भी
पेयर्ड नहीं है, सारे के सारे क्या है, अनपेयर्ड है, 1 2 3। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। फिर लिखता है रिक्वायर, नाइट्रोजन में रिक्वायरिंग हायर एनर्जी टू रिमूव, इसका मतलब ये है कि ज्यादा एनर्जी चाहिए किसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और पेयर्ड को निकालने के लिए कम चाहिए। तो इस तरह से ये भी आपके पास एक फैक्टर बन गया जो क्या है, स्पिन पेयर रिपल्शन। ठीक है, ये दिमाग में रखना, स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन किसे कहते हैं, देखो हमारे पास डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रॉन को जाहिर करने के क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। उसमें जो लास्ट है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर ये शो करता है कि कितने के इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है एक, तो वो किस तरह घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करते हैं तो ये करीब रह सकते हैं, लेकिन क्या होता है, रिपल्शन फिर भी थोड़ी बहुत वहां पर आती है। फिलहाल मैंने आपको स्पिन का वर्ड समझा दिया और रिपल्शन भी बता दिए। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं, लगता है पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में, जो असल में वेरिएशन को शो करते हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर आपको समझ में आ जाए, और आपको कल वाला जो लेक्चर है जिसके अंदर हमने एटॉमिक साइज और आयनिक साइज का जिक्र किया था, उनको ही जोड़ लोगे तो आप खुद भी सजेस्ट कर सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह घटती है और बढ़ती है। अब आप गौर से देखो, इस वाले ग्राफ को समझने में आपको बड़ा फायदा होगा। यहाँ आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, और ऊपर क्या है आपके पास, हीलियम। ये पहला पीरियड है, हाइड्रोजन हीलियम। और इसमें क्या नजर आया कि अगर हम एक पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और आखिर में जाते जाते क्या हो गया, नियॉन। तो ये सारा का सारा जो आपको नजर आ रहा है, ये एक पीरियड है, ठीक है। और पीरियड में हम चल रहे हैं, तो देखो ये एक इस तरह एरो शो हो रहा है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो हमें समझ में आ गया, इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ठीक है, अब इंक्रीज होने के फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा बता दूं, ये यानी याद करने के लिए, कि सब में ऐसा है कि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबका ट्रेंड सेम है, यानी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते हैं। ये आपके पास एक और पीरियड है, ठीक है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस वगैरह शामिल है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड जो एंट्री टेस्ट बेस्ड है, थोड़ा डिस्कस कर देता हूं मैं आपके साथ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। अच्छा, अब आप ये देखो, नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। अगर हम कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो पहले नाइट्रोजन की कम और ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां पे आप गौर से देखो, नाइट्रोजन की ज्यादा और ऑक्सीजन की कम है। यानी ये जो हमारे पास इस तरह के ग्राफ बन रहे हैं टेढ़े मेढ़े, ये क्यों बन रहे हैं, ये बात आपको ऑलरेडी समझा दी है। आपने बताया कि नाइट्रोजन में सारे ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, जो कि उसके वैलेंस शेल के अंदर पी में हैं, जबकि ऑक्सीजन के अंदर कुछ पेयर्ड भी हैं। स्पिन पेयर इफेक्ट आ जाएगा वहां पर, तो उससे क्या होगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट और ऑक्सीजन से कम आसान होगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और ऑक्सीजन की कम है। तो ये आपको यहां समझ में आया, यही चीज बिल्कुल यहां पर भी यही है, इधर भी यही है, और जो आगे है वो भी यही है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट एनॉमलस बिहेवियर या आपको बिहेवियर में थोड़े से गैप्स नजर आएंगे, वो गैप्स किस वजह से हैं, वो इसी इफेक्ट्स या फैक्टर्स की वजह से हैं जो डिफरेंट जगहों पर इफेक्ट कर रहे होते हैं, या कह लें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। दैट्स वाई जो ट्रेंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। बट ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो यस, इट इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो देयर इज अनॉमलस और डेविएशंस। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो हमने सारा ये चार्ट पढ़ा या कह लें ग्राफ पढ़ा, इसी ग्राफ को अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, बुक ने लिखा कैसे है, नोट्स में मौजूद है ऑलरेडी। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बात यहाँ पर ये है कि ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, और बुक में भी ऑलरेडी ऐसा लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड। क्या बात की हमने, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, यस कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, और वजह बताई है क्या, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है जी, तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से ऐसा है। और फिर इसके बाद वो लिखता है कि हो क्या रहा है, वो मैं आपको बताता चला गया हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर रीडिंग करें तो वो यही है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से एटम के न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन करीब होते जाते हैं।
ठीक है, जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं तो ये साइज को घटने की वजह बन जाती है। तो लिखता है while the effective nuclear charge increasing make it more difficult to remove an electron, so it is difficult to remove an electron from the valence shell in a smaller atom. That's why more energy is required, and it happens in the period as we move from left to right. Now the next is down the group or in the group the ionization energy decreases. अब ionization energy कम हो रही है, atomic size बढ़ रहा है, फैल रहा है, और फैले हुए दूर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा। ये लिखता है the ionization energy decreases due to increase in atomic size and electron शील्डिंग। शील्डिंग भी जाहिर सी बात है, जब शेल बढ़ जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को दफा करेंगे, दूर करेंगे, कहेंगे जाओ भी जाओ अपना काम करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएंगे। और आखिर में लिखता है इसकी थोड़ा सा ट्रेंड दे दिया है, लिथियम सोडियम पोटेशियम बेरियम सीजियम फ्रांसियम में बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? साइज। और घट रहा है क्या? आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, फिर उससे कम सोडियम की, उससे कम, और आखिरकार सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है जी। और लास्ट में लिखता है थोड़ा सा इसका रीजन, द 6s वैलेंस। देखो भाई ये बात याद रखो, ये जो आपके पास 6s वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कहां पर? सीजियम में। सीजियम सबसे नीचे है। कहते हैं फारदर, जितना नीचे होगा शेल ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन फारदर दूर हो जाएंगे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड दस इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो सीजियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए इजी है कि इसका कौन सा शेल काम कर रहा है? छठा। और फिर उसके बाद वो लिखता है रुबिडियम से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसका फिफ्थ शेल है, इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के एज कंपेयर टू द सीजियम। दैट्स व्हाई रुबिडियम पहले और सीजियम बाद में। मतलब ट्रेंड तो नॉर्मल है, बट वो थोड़ी सी एग्जाम्पलीफाई किया है बुक ने 6s कहकर और 5s कहकर। तो ये मैं एक और वर्ड बोल रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इन डिफरेंट बुक्स, इट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? उसका मतलब यह है कि जितना एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट होगा, अंदर धंसा हुआ होगा, उसको निकालना डिफिकल्ट होगा, और जो कम पेनिट्रेट होगा, जैसे कि बाहर वाला, जैसे कि देखो 6s इतना पेनिट्रेटेड मतलब नहीं है जितना कि 5s के इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेटेड है, अंदर की जानिब है, न्यूक्लियस के करीब है। दैट्स व्हाई 5s से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा? मुश्किल। लेकिन 6s से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको बात समझाई है वो इसी तरह बताई है कि देखो, आप जितने भी एटम्स हैं उन सबको अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर करो तो बता सकते हो कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और जो इसका आखिरी हिस्सा है वो वही एक छोटी सी लाइन है जिसमें लिखा गया है कि नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। वो भी बता चुका हूं क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, लास्ट शेल कंप्लीट है, फुल फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और काफी स्टेबल हैं। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, रिएक्शन नहीं करते, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो फिर इसलिए कहते हैं हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी? नोबल गैसेस की। व्हाई? ड्यू टू देयर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शेल। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, समझ ना आती हो, तो मैंने जरूर कहा है कि कमेंट बॉक्स में राइट किया करें, क्वेश्चन लिखा करें, आपस में जवाब भी दिया करें। इससे भी आप एक दूसरे को मतलब क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ले जा सकते हो। क्योंकि ये भी बुक नहीं है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है वो पूछें, जिसको जवाब आता है वो दे, और अगर आपसे ये हल नहीं होते तो मैं इसको खुद से आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।